मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कैश फ्लो के क्वेश्चन को कि उसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज लिया है जिसमें लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और सबसे पहली चीज़ हमको जो ध्यान देनी है वो ये देनी है कि हमको वर्किंग नोट्स किन किन चीज़ों के बनाने हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैश फ्लो के, तो सबसे पहले उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है, तो सबसे पहले शुरू करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकालेंगे, उसका एकदम सिंपल मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें कॉमन है जो हमेशा लिख लेनी है, जिसमें पहला नाम आता है जिसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे करेंट ईयर का है, जैसे 2020, और उसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो कि हमारे पास में है 2019 का, उसको। अब जो भी वैल्यू आएगा उसमें हमको चार चीज़ें ऐड ऑन करनी है। पहला नाम आता है जनरल रिजर्व, दूसरा नाम आपके पास आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा नाम आएगा प्रपोज डिविडेंड, और चौथा हम लोग ले लेते हैं डिविडेंड पेड। तो अब यहाँ पर ये जो हमने इतनी सारी चीज़ें चारों पहले से लिखी हैं, तो यहाँ पर जो जो हमको मिलेगा इस क्वेश्चन में, हम उसको वहाँ लिखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो आपको शेयर होल्डर्स फंड में जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा रहता है, वहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना है। तो नोट्स टू अकाउंट में हम रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे, जो हमको गिवन है 19 का है 1 लाख और 2020 का है 2 लाख रुपए। तो हम पहले लिख लेते हैं 2 लाख, और फिर लिख लेंगे हम यहाँ पर 1 लाख रुपए, माइनस करके भी जो आएगा वो 1 लाख ही आएगा। अब देखिए, हमको ये कहता है कि हमको जनरल रिजर्व चाहिए, तो क्वेश्चन में कहीं जनरल रिजर्व है क्या? तो अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर जनरल रिजर्व हमको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ना तो नोट्स टू अकाउंट में मिल रहा है और ना ही क्वेश्चन में गिवन है। तो फिलहाल हम इसके सामने डैश करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, और अब क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड पेड। तो देखिए, एडजस्टमेंट में आखिर में लिखा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50,000। तो यहाँ डिविडेंड जो हमने पेड किया वो कितने का किया, 50,000 का। तो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया वो आ गया 1,50,000। तो इस तरीके से जो है हम सबसे पहले हमारा जो पहला कैलकुलेशन है हम उसको करेंगे। देन फिर हम ये देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट में कुछ और गिवन है क्या। तो देखिए, अगर मैं यहाँ के एडजस्टमेंट पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो फिक्स्ड एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, तो आपको उसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर लिखा है पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्ट ₹80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 30,000 ऑन इट, वॉज सोल्ड एट 40,000। यानी एक जो मशीन थी वो 80,000 रुपये की थी, जिसके ऊपर की डेप्रिसिएशन लग चुका था 30,000 का, और जिसको आपने बेचा कितने में है, 40,000 में। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको एक मशीनरी अकाउंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने ड्रॉ किया सबसे पहले एक मशीनरी अकाउंट, और इस मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि मशीनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो फिक्स्ड एसेट है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो नॉन करेंट एसेट में नाम दिया है फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट का नोट्स टू अकाउंट अगर हम देखते हैं नॉन करेंट एसेट का, तो वहाँ लिखा है मशीन जो 2,90,000 की है और 9 लाख की है। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट हम एक बनाएंगे, ये हमने बनाया पर्टिकुलर और अमाउंट,
पर्टिकुलर और अमाउंट, और अब यहाँ से जो है हम इसको सीक्वेंस वाइज बनाते हैं। देखिए करना क्या है, मशीन लास्ट ईयर थी 2,90,000 की और इस साल आपको गिवन है 9 लाख की। तो मशीन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, हमने परचेस किया है। तो पहला रूल, जो लास्ट ईयर की वैल्यू होती है उसका बैलेंस मशीनरी के डेबिट में आता है, जो करेंट ईयर का होता है वो क्रेडिट में आता है। तो मशीनरी अकाउंट का जो लास्ट ईयर का बैलेंस है 2,90,000 वो यहाँ आएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये लिख दिया मैंने 2,90,000। दूसरा जो करंट ईयर का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी 9 लाख रुपए। इसके बाद देखिए यही चीज सेम यहाँ पर भी लिखी है कि 2,90,000 है और इस साल दिया है हमको 6,50,000 रुपए का। तो मशीन है हमारे पास 6,50,000 की, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 6,50,000। और अब हम इसको अगर सॉल्व करने जाएं तो देखिए यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट 1 लाख। तो जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख का लगा है। तो हम क्रेडिट में जाते हैं, पहले लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और 1 लाख। फिर अ पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट 80,000 की थी, तो कॉस्ट की एंट्री कहीं नहीं करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट 30,000, इसकी भी एंट्री कहीं नहीं करनी है। तो जो कॉस्ट है मशीन की वो 80,000 की थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका था, एक्यूमुलेटेड वाला वो लग गया था 30,000 का। तो अब वो बची थी 50 की, जिसको कि हम लोगों ने बेचा है कितने में, 40,000 में। तो हमने सेल आउट किया है 40,000। तो जब सेल आउट किया तो भाई अगला काम सेल आउट का, क्रेडिट में जाना है, बाय बैंक लिखना है और यहाँ लिख देना है 40,000। अब देखिए 50 की बची थी और आप उसको बेच रहे हैं कितने में, 40 में, तो 10,000 का आपको यहाँ पर हो रहा है लॉस। तो इस लॉस को जो है वो हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके पास लॉस है 10,000 का। और अब हम इस अकाउंट को बंद करते हैं। तो 6,50,000 में 50,000 जोड़ के तो 7 और इधर का टोटल हो गया 8 लाख। और इस 8 लाख में से 2,90,000 जाएंगे तो 5,10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर बचते हैं, जिसको कि हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, और ये हमारे लिए कहलाता है परचेस। तो अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है सवाल में। पहला तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,50,000। दूसरी बात है हमने यहाँ जो मशीन खरीदी है वो हमने परचेस की है 5,10,000 की, बेची है हमने 40,000 में और इससे लॉस हुआ था हमको 10,000 का। तो जहाँ आगे अब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर अब हम इसको जो है वो इस स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो ये दोनों कैलकुलेशन होने के बाद में देखिए एक जगह हमको लिखा हुआ है नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में जो नाम आया है वो आया है डिबेंचर का। तो जिसके आगे लिखा है 6% डिबेंचर। तो जब 6% डिबेंचर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर पर जब भी परसेंट गिवन हो तो हमेशा लास्ट ईयर की वैल्यू पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो इंटरेस्ट है पहले हमको उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो लास्ट ईयर का जो डिबेंचर था देखिए 6% है, वो था 1,50,000 का। सॉरी, ये हमको डिबेंचर दिया है 50,000 रुपये का लास्ट ईयर यानी 2019। तो ये हमको 50,000 का गिवन है, तो हम यहाँ लिखते हैं 50,000, उसका हम निकालेंगे 6%। तो 50,000 क्योंकि डिबेंचर जो है वो 6% वाले हैं, तो 6% निकालेंगे 50,000 का, तो वो आ जाएगा 3,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हमारे पास कितना आया है 3,000। इसका भी अब हमको ध्यान रखना है। तो 3 वैल्यूज़ हैं, 1,50,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 5,10,000 रुपये की हमने एक एसेट को परचेस किया है, 40,000 में बेचा है, 10,000 का लॉस हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास में है जो कि इसका वैल्यू है हमारे पास कितना 3,000 रुपये।
अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व होने के लिए अब तैयार है। ये पूरा वर्किंग नोट्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पहले बता दिए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने फॉर्मेट बना लिया है हमारा, तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम अब समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम, पहली एक्टिविटी जो आपको लिखनी है उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं तो सबसे पहला काम, आपको जो पहले बताया है तरीका, जो फॉर्मेट है उसको आप एज इट इज़ पहले लिख लीजिएगा। यानी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फॉर्मेट के जितने नाम हमने याद किए हैं वो सारे हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जिसका नाम रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम इसी में लिखते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस, जिसके नाम में हम सबसे पहला नाम लिखते हैं डेप्रिसिएशन, प्रीमियम डिस्काउंट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और यहीं पर आप जो है वो नाम ऐड कर लें, जिसका एक नाम और यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे हमेशा, ये हमको पहले ही लिख के रखना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट, जिसमें कि हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और अब जो हमारे पास आता है उसका नाम रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से सॉल्व होता है। तो इसीलिए मैं पहले यहाँ ऐड और लेस लिख के रख लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आया था 1,50,000 का, सो हमने यहाँ लिख दिया। डेप्रिसिएशन लगा था इस साल का 1,00,000 रुपये, एडजस्टमेंट में गिवन है वो हमने लिख लिया। प्रीमियम डिस्काउंट है नहीं, प्राइमरी एक्सपेंसेस है नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ भी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000 का हमको लॉस हुआ था, क्योंकि मशीन जो थी वो हमारी 80,000 की थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 30,000 का लगा, तो बची थी 50 की, जिसको सेल आउट किया था हमने 40 में, तो 10,000 का लॉस है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हमने निकाला था 3,000, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। तो अगर हम इसको जोड़ लें तो ये हमारे पास हो जाता है 2,73,000 यानी 2,73,000 रुपये। 2,63,000 रुपये, 2,63,000 रुपीज़। अब यहाँ कोई प्रॉफिट और कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो यही 2,63,000 यहाँ लिखने में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से। देखिए लायबिलिटी के बारे में सीधा रूल है, एसेट के बारे में ठीक इन्वर्स रूल है।
तो हम पहले लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए लायबिलिटी में ट्रेड पेबल लिखा हुआ है और ट्रेड पेबल का हमारे पास यहाँ नोट्स टू अकाउंट भी है। ट्रेड पेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास पिछले साल बिल्स पेबल थे 30,000 के, इस साल हो गए 20,000 के। तो पिछले साल जो हमारे पास में जो बिल्स पेबल है और इस साल के जो बिल्स पेबल है उसका वैल्यूज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्स पेबल पिछले साल था 30,000 का, इस साल 20,000 का है, कम हो गया है। तो इससे हमारी कैश भी जो है वो कम होगी, तो हमको लेस में जाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। और जो हमको गिवन है 10,000 रुपये का लेस, इसको हम ब्रैकेट में शो कर देंगे। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स, पिछले साल थे 10,000 के, इस साल है 30,000 के, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं तो वो ऐड में आ जाएंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो दोनों का डिफरेंस 30 और 10 का डिफरेंस 20,000। देखिए यहाँ लायबिलिटी के बारे में सीधा रूल है, इसलिए अगर बढ़ा है तो प्लस में, कम हुआ है तो माइनस में। एसेट के बारे में उल्टा रूल है। एसेट में हमारे पास एक एसेट है, उसका नाम देखिए क्या है, तो करंट एसेट। तो करंट एसेट में हमारे पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और अदर करंट एसेट है। यहाँ पर इन्वर्स रूल लगेगा, जैसे इन्वेंट्रीज अगर बढ़ गई हैं तो कैश कम हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए हैं तो कैश बढ़ जाएगी, और अदर करंट एसेट अगर यहाँ पर देखिए बढ़ गई है तो कैश भी यहाँ कम हो जाएगी। तो यहाँ ठीक उल्टा है, अमाउंट बढ़ने पर कैश कम होगी एसेट में और अमाउंट कम होने पर कैश बढ़ेगी। तो यहाँ दिया है इन्वेंट्री, जैसे भाई 80,000 की अभी 1,20,000 की हो गई, बढ़ गई तो कैश कम, तो यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और ये 40,000, तो ब्रैकेट में ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, पहले 40 के थे अभी 20 के हैं, कम हो गए तो कैश बढ़ जाएगी। ऐड में लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 20,000 के। इसके बाद लिखा है अदर करंट एसेट, 50,000 और 60,000 बढ़ने से कैश कम, तो इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, और ये है हमारे पास में 10,000। तो अब हम यहाँ पर सब कुछ देख चुके हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट को हमको छोड़ देना है क्योंकि उसी का क्वेश्चन है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2,63,000 में हम 40,000 को जोड़ देते हैं। जो ऐड वाले हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, तो 3,03,000, उसमें से हमको यहाँ माइनस करने हैं 60,000, तो 3,03,000 में से आप 60,000 को माइनस कर लीजिएगा, तो 2,43,000 बच जाएंगे, और ये 2,43,000 हमारे लिए कहलाते हैं, सेकेंड कॉलम में लिखा जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गई हमारी पहली एक्टिविटी। अब बात करते हैं हमारी दूसरी एक्टिविटी का, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बी नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और देखिए यहाँ केवल फिक्स एसेट ही खरीदना और बेचना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट हमारे पास एक ही है, जिसके बारे में हमने एक मशीनरी अकाउंट भी बनाया है। तो हमने वहाँ परचेस किया था मशीन को और एक बार सेल किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस 2,90,000 और 6,50,000 का वो यूज़ हमने वहाँ अकाउंट में कर लिया है। तो अभी हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है इन दोनों की। जो हमने कैलकुलेट किया है वो हम लिखेंगे, जैसे परचेस ऑफ मशीन, आप अकाउंट्स में देखिएगा जो अकाउंट्स आपके पास है, और ये परचेस ऑफ मशीन है हमारे पास 5,10,000 पैसे जाएंगे खरीदने से, तो ब्रैकेट में आएगा। फिर सेल ऑफ मशीन, हमने मशीनरी को बेचा था
और वो बेचा था हमने 40,000 में, तो ये प्लस में आ जाएगा। और अब यहाँ आने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट रिसीव है ना डिविडेंड रिसीव है, ये है ही नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है, देखिए ये माइनस में प्लस में है। 5,10,000 में से 40,000 गए, 470 ब्रैकेट में आएगा माइनस में, जिसका नाम रहेगा नेट कैश यूज इन या फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये एकदम आसान हो जाता है सवाल अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से कर लेते हैं तो। फिर सी नंबर पे जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटी में जितनी भी फिक्स लायबिलिटीज है उनको लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ ऊपर में सॉल्व करूँगा इस एक्टिविटी को, तो आप अब ऊपर साइड में देखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर 470 लाने के बाद अब ऊपर के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। आप इसके आगे ही इसको सॉल्व करेंगे, जगह नहीं होने की वजह से हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में जितने भी लॉन्ग टर्म है वो सब लाइबिलिटीज आएगी। जैसे देखिए करेंट लाइबिलिटी को छोड़ दीजिए, ऊपर बचा नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें नाम आया था डिबेंचर का। और पिछले साल जो डिबेंचर थे भाई वो 50,000 के थे, इस साल 1,50,000 के हो गए, यानी बढ़ गए। बढ़ने का मतलब है हमने और डिबेंचर्स को क्या किया है, इशू किया है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इशू ऑफ 6% डिबेंचर। तो अमाउंट बढ़ा मतलब पैसे आए, हमने और बेचे हैं डिबेंचर, तो वो डिफरेंस आया 1,00,000 का प्लस में। इसके बाद अगला नाम है हमारे पास रिजर्व सरप्लस। तो आप यूज कर लिए हो शेयर कैपिटल। देखिए पिछले साल कैपिटल थी 3,00,000 की, इस साल है 5,00,000 की, तो यहाँ पर भी कैपिटल बढ़ गई। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इशू ऑफ शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, और ये आता है हमारे पास 2,00,000 रुपए, इससे भी पैसे आए। लेकिन अब देखिए दो चीजें हैं, एक हमने इंटरेस्ट निकाला था और एक डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है। तो इंटरेस्ट जो है वो हमने पे आउट किया, तो दूसरी बार यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर। एक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ है, एक हम यहाँ लिख रहे हैं। 3,000 ये पेड है इसलिए माइनस में आएगा, और एक है एडजस्टमेंट में गिवन है डिविडेंड पेड, जिसको हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी लिखा है और यहाँ पर भी लिख रहे हैं हम, जो कि 50,000 का है। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और यहाँ आने वाली कुछ चीज़ें नहीं है। तो 3,00,000 में से 53,000 जो है उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो 2,47,000 रुपये प्लस में है। ये आ गया आपके पास नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अब तीनों एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। यानी मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, 2,43,000 जो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी वो, उसमें मैं प्लस करने वाला हूँ 2,47,000 जो मेरे पास फाइनेंसिंग आई है उसको। तो ये 4,90,000 हुआ। इस 4,90,000 में मैं अब माइनस करूँगा ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ब्रैकेट में उसको, तो मेरे पास बचता है केवल 20,000 प्लस में। तो हमने सेकेंड कॉलम की तीनों डिजिट को हमने प्लस किया है, 2,43, 470 और 2,47। तो ये आया हमारे पास नेट इंक्रीज इन कैश, डी नंबर। और अब मैं यहाँ प्लस करूंगा, ई नंबर दे सकते हैं हम इसको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि मेरे पास में है पिछले साल का जो कैश है वो 30,000 का है। जैसे भी इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास 50,000 आ जाते हैं, जिसका नाम रहेगा
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यही 50 जो है वो आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है अभी ये पूरा पूरा जो है वो सॉल्व हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा और इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा।